सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही हो तो आज के क्लास में सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन में। फिजिक्स में बनो पावरफुल फार्मूला रिवीजन की सीरीज चलनी है। आज हीट एंड टेम्परेचर का टॉपिक चलना है। ये वैसे बहुत ही बृहद टॉपिक है, फिर भी आज हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कवर कर दें एकदम। भैया सभी को जय, हाँ जय जय राम। बहुत बढ़िया, मस्त रहिए सभी लोग। प्रीति एकदम बढ़िया, ब्रजेश जी हैं, सुनील बाबू हैं, मिलन है, रचना है, पप्पू गौतम है, सभी का स्वागत है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन में। सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूले देखेंगे और उसके बाद से हम लोग आगे की क्लासेस करेंगे। देखिएगा तो आप जानते हैं कि सबसे पहले बहुत छोटा सा एक टॉपिक आता है कि तापमान को, टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, टेम्परेचर को कैसे चेंज किया जाता है। तो टेम्परेचर को चेंज करना होता है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है टेम्परेचर को चेंज करने का। देखिए क्या फार्मूला होता है टेम्परेचर को चेंज करने का। सबसे पहले अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो डिग्री सेंटीग्रेड बटा नीचे आता है 5। डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है तो 32 घटा देना है, 9 से डिवाइड करना है। केल्विन में दिया है तो 273 घटा देना है और नीचे 5 से डिवाइड करना है। और र्यूमर में दिया है ना बेटा, तो र्यूमर के लिए आप ऐसे ले सकते हैं। तो ये वो फॉर्मूला होता है जिससे आप एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए जैसे दिखाता हूं मैं आपको सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट वाला। अगर सेंटीग्रेड में चाहिए तो 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 आपको करना है। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में कोई चीज चाहिए तो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो ये दोनों फार्मूले आपको ध्यान देने हैं, ये दोनों फार्मूले आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। आगे की कहानी, अगर केल्विन को सेंटीग्रेड में चाहिए तो 5 से 5 काट दीजिए, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर के माइनस 273। और केल्विन में चाहिए तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। ये दोनों फार्मूले आपके सेंटीग्रेड और केल्विन के लिए इजिली अवेलेबल है, ठीक है। यहां पर र्यूमर और सेंटीग्रेड में देखिएगा, सेंटीग्रेड और र्यूमर में तो सेंटीग्रेड बराबर 5 और र्यूमर अपन 4, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए बाकी इन दोनों में अगर है तो ये बड़ा वाला ही फार्मूला इस्तेमाल होता है। आगे की कहानी करते हैं। तो जैसे देखिएगा टेम्परेचर का बढ़ना, किसी भी प्रोसेस में, किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो आप, या टेम्परेचर घट रहा है तो आप इन फार्मूलों से टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर सेंटीग्रेड को सेल्सियस, सेंटीग्रेड को केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, र्यूमर में आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। लेकिन जब सवाल पूछ लेगा आपका कि भैया हाँ कैलोरीमिति के सिद्धांत के ऊपर, तो उससे पहले हम आपको पढ़ाते हैं कुछ छोटे मोटे फार्मूले आते हैं। एक ऊष्माधारिता आती है और एक विशिष्ट ऊष्माधारिता आती है। तो अगर कभी आपको ऊष्माधारिता निकालनी हो, हीट कैपेसिटी निकालनी हो, तो हीट कैपेसिटी क्या होती है मेरे साथी? हीट कैपेसिटी C बराबर Q अपान डेल्टा टी। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो होती है वही हीट कैपेसिटी है। वही क्या है दोस्त? हीट कैपेसिटी। लेकिन जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, विशिष्ट ऊष्माधारिता की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर हम विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात करते हैं तो विशिष्ट ऊष्माधारिता को कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालते, S बराबर Q अपान M इंटू डेल्टा टी, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे S बराबर Q अपान M इंटू डेल्टा टी, S बराबर Q अपान M इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ऐसे निकाला जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं।
अब यहां से आपको अगर हीट चाहिए तो हीट निकालने के लिए ms डेल्टा टी लगा लीजिएगा, Q बराबर ms डेल्टा टी, और यहां पे अगर निकालना हो तो Q बराबर C इंटू डेल्टा टी। तो ये फार्मूले आपको निकालने होंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, अब आगे की बात बताता हूं। आगे की बात यह आती है, जैसे एक वर्ड आता है जिसको हम लैटेंट हीट कहते हैं। लैटेंट हीट नाम सुना होगा आपने, गुप्त उष्मा कहते हैं। लैटेंट हीट गुप्त उष्मा कहते हैं। तो लैटेंट हीट आपका केवल अवस्था परिवर्तन करता है, केवल अवस्था परिवर्तन करने का काम करता है, स्टेट को चेंज करता है। तो जब कोई लैटेंट हीट केवल स्टेट को चेंज करने में इस्तेमाल होता है तो ये भी दो प्रकार का है। ओके ओके बिट्टू, कुछ भेजे हो क्या? ठीक है, मैं देख लेता हूं। चलिए, तो यहां पे देख लेते हैं बेटा। लैटेंट हीट आपका दो प्रकार का हो गया, एक हो गया गलन की गुप्त उष्मा और एक हो गई वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो जो गलन की गुप्त उष्मा हुई, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये है आपका गलन की गुप्त उष्मा, और एक होता है आपका वाष्पन की गुप्त उष्मा, ठीक है। हाँ, गलन की गुप्त उष्मा और वाष्पन की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो जो गलन की, अब यहां पे देखिएगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का फार्मूला है वो कैसे निकालोगे? वेपोराइजेशन निकालना है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है? तो ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम वाटर को आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, 1 ग्राम आइस को, सॉरी, 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इतना हीट देना पड़ेगा। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? 536 होता है, लेकिन लिखते 540 है, लगभग में लिख लेते, ठीक ना। एक्चुअल वैल्यू 536 होती है। और निकालने का जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो Q बराबर ml होगा। क्या इस्तेमाल होगा? ml। L जो है लेटेंट हीट है, L क्या है दोस्त? लेटेंट हीट। और M क्या है? मास है। और Q क्या है? हीट है। कोई डाउट तो नहीं? हाँ चलिए, हाँ 536 लिख दे रहे, किसी को वो फार्मूला इस्तेमाल करना तो कर सकता है। इसके बाद एक आता है कैलोरी मिति का सिद्धांत। क्या आता है दोस्त? कैलोरी मिति का सिद्धांत क्या कहता है? यह कहता है कि ली गई ऊष्मा दी गई ऊष्मा के बराबर होती है। हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। थोड़ा लाइक वाइक करिए सेशन को। कैलोरी मिति का सिद्धांत क्या कहता है दोस्त? ये कहता है ली गई ऊष्मा दी गई ऊष्मा के बराबर होती है। ली गई ऊष्मा दी गई ऊष्मा के बराबर होती है, यानी हीट टेकन बराबर हीट गिवन। हीट टेकन बराबर हीट गिवन, ये ध्यान देना है। एक वस्तु हीट देगा और एक वस्तु हीट लेगा। क्लियर है? तो आप जानते हैं इसको ऐसे निकालते हैं, Q1 बराबर Q2, और ये ऐसे होता है ms डेल्टा टी, m1 s1 डेल्टा टी बराबर m2 s2 डेल्टा टी। तो ये इस फॉर्मूले से निकाला जाता है कैलोरी मिति का सिद्धांत, ठीक है। कैलोरी मिति का सिद्धांत क्लियर है? हाँ चले आगे।
ये सारी बातें आपने पढ़ ली, कैलोरीमिति का सिद्धांत पढ़ लिया। एक टॉपिक आता है बेटा थर्मोडायनेमिक्स का, उष्मागतिकी। थर्मोडायनेमिक्स नाम सुना होगा आपने, उष्मागतिकी। तो थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम क्या कहता है? थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी का जो पहला नियम होता है, थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला नियम होता है, वो क्या करता है? कोई बताएगा क्या करता है? वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहला नियम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जीरोथ लॉ बताता है हाँ कि हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला नियम है, ये पेड बैच में मैंने पढ़ाया था, तो वहां से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज हम केवल न्यूमेरिकल कराने आए हैं। जीरोथ लॉ, इसको शून्यांक का नियम कहते हैं, शून्यांक का नियम, जीरोथ लॉ। दूसरा जो हो गया, पहला क्या हो गया? जीरोथ लॉ, शून्यांक का नियम। दूसरा क्या है बेटा? फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम, प्रथम नियम। और तीसरा क्या है? सेकंड लॉ, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, ठीक ना। अब यहां पर जो फर्स्ट लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन पर है। आइए देखिएगा, क्लास पसंद आ रही होगी तो लाइक करना होगा आपको। एक होता है बेटा केल्विन प्लांक का नियम, इसमें एक आता है केल्विन प्लांक का नियम। जो केल्विन प्लांक का नियम होता है, ये हीट इंजन के लिए होता है। और हीट इंजन का सबसे आइडियल इंजन जो होता है वो कार्नो इंजन होता है। दूसरा होता है क्लासियस का नियम। अच्छा, जो क्लासियस का नियम होता है ये रेफ्रिजरेटर के लिए होता है, रेफ्रिजरेटर के लिए होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान पे रखनी होगी। हाँ, एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। मैं देख लूं किसके किसके क्वेश्चंस आपके में दिए गए हैं। देखिए वीन का नियम और बाकी सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन आज तो कराना संभव नहीं है। जितना हो पाएगा उतनी बात मैं बता देता हूं। यहाँ पर ईटा बराबर 1 माइनस Q2/Q1 या 1 माइनस T2/T1। ये क्या होता है? ये जो होता है ये आपका एक तरह से क्या होता है, ये इफिशियंसी बताता है, क्षमता बताता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और उसके बाद जो टॉपिक आता है उसके फॉर्मूले फिर से पढ़ लेंगे। उष्मा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मीटर का उपयोग किया जाता है? बताइए बेटा, जल्दी बताइएगा। यहां पर कैलोरीमीटर में एक कैलोरीमीटर होता है जिसको हम कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। और ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है ये क्या करता है? बॉम्ब कैलोरीमीटर एक तरह से आप देख सकते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर का काम क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू बताना, उष्मीय मान बताना, कैलोरीफिक वैल्यू। ये उष्मीय मान बताता है। क्या बताता है? उष्मीय मान। ये कैलोरीमीटर का सिद्धांत है। अमीटर क्या मापता है? धारा। वोल्टमीटर क्या मापता है? विभव, पोटेंशियल। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता। तो जो विभव मापता है ना, विभव मापता है वो समानांतर में जोड़ा जाता है।
समानांतर में जोड़ा जाता है। जो धारा मापता है वो श्रेणी में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये बातें थोड़ा ध्यान पे रखनी होंगी आपको। ठीक है, हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को किस में मापा जाता है? ऊष्मा को किस में मापा जाता है? चलिए बताइए क्या होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। किलोवाट में शक्ति को मापते हैं, पावर को। केल्विन में टेम्परेचर को मापते हैं, तापमान को, टेम्परेचर। ऊष्मा क्या होती है? ऊर्जा होती है, एनर्जी। तो ऊर्जा को मापने के लिए हमको जूल का इस्तेमाल करना, ऊर्जा का मापन करने के लिए हमको जूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, हस्तांतरित ऊर्जा एसआई मात्रक में व्यक्त किया जाता है। जो भी ऊर्जा को ट्रांसफर करना है, बताइए क्या होगा। हस्तांतरित ऊर्जा को, एसआई मात्रक, हस्तांतरित ऊष्मा ऊर्जा का जूल ही होगा। पूछा है, पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल के तौर पे आ गया। हाँ, फारेनहाइट में दिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है। फार्मूला मैंने बहुत पहले आपको बता रखा है। ये फार्मूला सेंटीग्रेड में निकालना हो तो 5/9 फारेनहाइट माइनस 32। फार्मूला मैं बता देता हूं, लगा लीजिए। डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए तो 5/9 फारेनहाइट माइनस 32। तो 5/9 कर लीजिए। और डिग्री फारेनहाइट 77 है, 32 घटा दीजिए तो 7/9। 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया 4, तो 9 पचे 45, 7 पचे 35, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे 7 पचे 35, कुछ गलत हो रहा है क्या? 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 9 पचे 45, 5 सत्ते 35। आप लोग का 25 आ रहा है क्या? मेरे में कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? एक बार। अच्छा अच्छा, यहां 7 लिख दिया है 5 के जगह पे। मैं कह रहा हूं कहां से गलती हो रही है। ये होता है 5/9, यहां पर 45 आ गया। 9 पचे 45, 50 25, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, करेक्ट। चलिए, उम्र हो गई है ना, अब जैसे जैसे एज हो जाती है वैसे वैसे ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती है। यहां पर क्या दिया है बेटा? यहां पर -200 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, इसको फारेनहाइट में बताना है। सेंटीग्रेड दिया है, इसको फारेनहाइट में बताना है। तो कैसे बताओगे सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में? फार्मूला दिखा देते हैं। फारेनहाइट में बताना है, 32 बाद में जोड़ना है, 9/5 से गुणा करिए। फारेनहाइट में बताना है, क्या करेंगे? 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो 200 में 5 से डिवाइड करिए और बताइए आंसर क्या होगा। हाँ, कैसे निकालेंगे? लाइक वाइक कर दो यार, 100 लाइक तो पार करा ही दो। 392 आ गया। एक बच्चा बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत जल्दी। तो 9/5 लिए और यहां पर हमने लिया -200 और प्लस 32। 5 चौको 20 होता है 40, 9 चौको 36, 360 में 32, 10 में से 2 गया 8 होता है। 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, -328 डिग्री फारेनहाइट। भैया 392 नहीं आ रहा है, वो -328 डिग्री आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें। अच्छा जी,
वैसे गलती कभी छोटी भूल हो जाती है, वो तो भूल चलिए चलता है। ये फार्मूला कौन सा सही है, तो इसमें कभी भी परेशान नहीं होना, ऐसे निकालना लिखना, ऐसे लिखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। फ़ारेनहाइट में से 32 घटाते हैं और 9 से भाग देते हैं। क्या निकालना है, ये फ़ारेनहाइट निकाला है, तो 9 से पहले गुणा कर दो, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, और डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए तो क्या होगा, 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो आपको फ़ारेनहाइट चाहिए, तो 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32, ये वाला फार्मूला आपका सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन ए और सी में देखो कैसे कंपैरिजन दिया हुआ है ना। हाँ, यहां देखिएगा बेटा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल अभिमुख होते हैं। किस तापमान पर बेटा रचना वर्षा सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब ये तो सबने रटा हुआ है, सबका ये -40 आता है, लेकिन कभी ऐसा फंस जाए आप, कभी आपको बताना हो किसी को, तो कैसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे कि भैया किस तापमान पे दोनों बराबर है, तो मान लेंगे दोनों तापमान x है, तो x/5 बराबर x माइनस 32/9। अब करेंगे ना तो आ जाएगा 9x 5x, 5 दूना 10 का 0 हासिल, 5 दिया 15, 1 16। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर -4x बराबर माइनस, यहां प्लस 160 आएगा, ये आता है। तो हमको करना क्या होता है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के बराबर, कभी पूछेगा सेल्सियस और केल्विन में, कभी फ़ारेनहाइट और केल्विन में, तो आप बराबर करके बताते रहना, ठीक है। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन, 152 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। 152 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, बता पाओगे, डिग्री सेंटीग्रेड को बताना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड को किनारे कर लो, 5/9 को अलग कर लो, फ़ारेनहाइट में से 32 को घटा लो, और बताओ मेरे शेर क्या होगा। 152 में से, मेरे क्लास में मैसेज, मेरे टेलीग्राम पर मैसेज बहुत होते हैं, क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये बताना चाह रही है कि सर आपके टेलीग्राम पे बच्चे मतलब एक्टिव रहते हैं, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी वैसे टेलीग्राम का क्या मतलब, जहाँ पे एक मैसेज ना आए सुबह से शाम तक, बताओ, जहाँ निर्जीव लोग रहे वहां पे क्या मतलब, हमारे टेलीग्राम पे सजीव लोग मिलते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, आपके कमेंट का मैं जवाब दे दूंगा। कल नवरात्रि का प्रथम दिन था, उसी में इंसान थोड़ा बिजी रह गया, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलें बेटा। हाँ, तो 152 में से 32 घटा दिए तो क्या होगा, 5/9 गुणे 2 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 1, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 4 पचे 20, 200/3, 3 छके 18। ठीक है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। भैया पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हाँ हाँ, रचना आज आ गई है ना, कल से तुमको पीडीएफ आज ही से मिलना शुरू हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी बताओ भाई सब लोग, श्वेता, प्रिया, रीना, आरजे जायसवाल, प्रीति शाह, संदीप, समुद्र, क्या नाम है रखा है वो यार। -100 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कहा होता तो वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता, लेकिन -100 डिग्री सेंटीग्रेड कह दिया, -100 डिग्री सेंटीग्रेड कह दिया तो क्या होगा। हाँ हाँ जवाब दे देंगे भैया, बिट्टू एकदम बेहोश मत हो। हाँ तो यहां देखो फ़ारेनहाइट में पूछा है,
तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। 9/5 ले लिए, डिग्री सेंटीग्रेड का मान -100 है प्लस 32, तो 5 से काटोगे 20 आ जाएगा। 20 नवा 9 दूना 18 -180, -180 प्लस 32 -148 यहां पर आएगा। तो ये सारे वो सवाल थे जो आपके लेवल के एग्जामों में पूछे गए थे, ठीक है। हाँ ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर -148, -148, ठीक है। हाँ चले आगे, जल्दीबाजी का काम गड़बड़ाता है। ये क्वेश्चन करेंगे कि घर से करेंगे, बोलिए, कर दीजिए, कोई नहीं। कैसे करोगे भाई, कितना, अब यहां पर पूछा है सेल्सियस में पूछा है, तो जब भी सेल्सियस पूछेगा इसका मतलब क्या पूछेगा कि भैया पहले 5/9 करोगे, फिर फ़ारेनहाइट में से 32 घटाओगे, 5/9 कर दिया, फ़ारेनहाइट में कितना लिया 167, 32 घटायो और करो, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 135, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 पचे 15, पचे 75, 75 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, एकदम एक्यूरेट एग्जैक्ट। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, सही है। तो इस तरह के सवाल हमने लगभग 15 दिए थे, 10 से ऊपर ही दिए थे, 2 सवाल और हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा और इंटरेस्टेड और रोचक सवालों की तरफ चलेंगे। बल आघूर्ण के क्वेश्चन पूछे थे, अरे यार हम कह रहे हैं बता देंगे, दूसरा कोई बच्चा तुम्हारा जवाब नहीं दिया है क्या? नेक्स्ट टाइप कराएंगे, एक और कर लो, ये चलो घर से कर लेना, ठीक है। इसको कमेंट में जवाब दे देना, कमेंट में जवाब दे देना, चलो ठीक है, सही बात है भैया रचना, इसको कमेंट कर देना। एक और है वो भी कमेंट कर देना, ठीक है, ये दोनों के कमेंट में जवाब दे देना, ठीक है। ये दूसरा टाइप आ गया है कि नहीं, सुंदर सा टाइप आया है, एकदम क्रीम पाउडर लगा के। बताइए भाई क्या होगा इसका जवाब। हाँ, पूछा है 1 किलोग्राम पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है, इसका आयतन क्या होगा। न्यूमेरिकल लग रहा है लेकिन न्यूमेरिकल है नहीं, यहां पे जल की जल की एनामोलस बिहेवियर के बारे में बात करेंगे कि जल का एनामोलस बिहेवियर क्या कहता है। वो कहता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व ज्यादा होता है, आयतन सबसे कम होता है। इधर वॉल्यूम है, आयतन है, तो आयतन क्या होगा, मिनिमम होगा। और इहवा बाबू 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जब 0 से 4 के तरफ जाओगे तो आयतन घट रहा है, आयतन घट रहा है। 4 से, अरे सॉरी 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 सॉरी, 4 से 0 जाने पर कहा है बेटा, 1 मिनट रुक जाइएगा। 4 से 0 जाने की बात की है, 4 यहां है और 0 यहां है, ये 4 है दोस्त और ये 0 है, यहां से यहां जाना है, आयतन बढ़ रहा है, अधिक हो जाता है, आयतन अधिक हो जाता है। क्लियर, 4 से 0 पर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। एक सवाल ऐसा ही देखिएगा, कह रहा उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का उच्चतम गुणांक होगा। आयतन विस्तार का उच्चतम गुणांक किसमें होगा। हाँ उल्टा हो गया था, हाँ 0 से 4 घटेगा, बताइए। अब देखो सबसे ज्यादा प्रसार पीतल का होगा, लोहा का होगा कि रबर का होगा। सबसे ज्यादा प्रसार जो है रबर का हो, कठोर रबर है,
तो प्रसार इसमें रबर का होगा। रबर फैलता है, ध्यान देना ये बात। हाँ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इनका उच्चतम प्रसार गुणांक कम होगा क्योंकि ये धातु है, तो धातु का रेखीय प्रसार गुणांक कम होता है, अधातुओं में पाया ही नहीं जाता तो बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से इसका बढ़ाए है। ये तो कर लोगे। ये वाला सवाल देखो, इस सवाल में आपसे पूछा है कितनी उष्मा स्थानांतरित की गई। एक लोहा ले लिए और लोहा था 200 ग्राम का, किलो में बदलना होगा, या रहने दो ग्राम में ही, नहीं किलो में बदलना होगा। किलो में क्यों बदलना होगा बेटा, देखो यहाँ पे ये किलोग्राम में दिया है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया, ब्लॉक में कितनी उष्मा स्थानांतरित की गई। तो हमेशा ध्यान देना तापमान का अंतर कितना हो रहा है, तो 60 में से 30 घटाओगे 30 आएगा, 30। तो जो तापमान का अंतर होता है वो सेल्सियस और केल्विन में बराबर होता है। न मानो तो केल्विन में भी निकाल लो, 60 में 273 जोड़ोगे, 30 में 273 जोड़ोगे तो भी 30 आएगा, क्योंकि समान चीज जोड़ रहे हो, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन के कब बराबर होता है, जब तापमान का अंतर निकाला जाता है। यहां पर पूछा है कितना उष्मा, तो एमएस डेल्टा टी, मास कितना है 200 ग्राम, किलो में 1000 से भाग, एस का मान कितना है 450 जूल पर केजी पर केल्विन, और तापमान में अंतर कितना है 30, तो 101010, 45 दूना 90 और 90 तिया 270, 10 और 2700 जूल आ गया क्यू का मान, यही आया है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, कर लोगे। 45 दूना 90, एक मिनट रुक जाओ, सत्ताईस सौ जूल आएगा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। बेटा इसमें थोड़ा सा छूटा हुआ है, अगर इसका आंसर आता है तो ठीक है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन आप ही के काम का है। कह रहा है इसकी उष्मा क्षमता यानी विशिष्ट उष्मा का गुणांक का पता लगाना है, तो Q बराबर होता है एमएस डेल्टा टी, कितने ग्राम का है 180, S निकालोगे तो Q अपान M इंटू डेल्टा टी करोगे। Q कितना है दोस्त 180 ग्राम, नहीं Q कितना है दोस्त 2400 जूल, और M कितना है 180 ग्राम, ग्राम है तो 1000 से भाग दोगे ऊपर चला जाएगा, और क्या करोगे बेटा डेल्टा टी कितना दे रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जा रहा है। अब आओ सॉल्व कर लो, 0 से 0, 0 से 0, 6 3 18, 6 चौको 24, ठीक है, क्लियर हो गया, यही आया। 5 तिया 15, ठीक है, 5 से काटोगे 5 दूना 10, 200, 4 दूना 8, 800 बटा 3, 3 दूना 6, कुछ छूट रहा है क्या, 200, आंसर बेटा आंसर थोड़ा अलग आ रहा है। बेटा 266.6 आ रहा है, सुनना जो आ रहा है
इतना जूल पर केजी पर केल्विन आ रहा है। सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन में एक समस्या है, रुको कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है आंसर कोई बात नहीं। 50 डिग्री कहाँ मिस हो रहा है बेटा, यहाँ पे लिखे तो है 50, दिक्कत कहाँ पे है, ये 24 कैलोरी में है कि जूल में है ये हमको नहीं पता चला है। अगर ये क्लियर पता चल जाए, ये तो हम अपने पास से लिखे हैं, अगर ये जूल और कैलोरी पता चल जाता तो शायद इसका आंसर कुछ दूसरा आता, लेकिन हम जूल पर किए हैं और ये सवाल ऐसे ही होगा, घबराइए मत, ठीक है। हाँ, ये डेल्टा टी है, बढ़ जाना मतलब डेल्टा टी बिट्टू, तापमान का बढ़ना या घटना वो डेल्टा टी होता है। जैसे हम कहें कि तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, बढ़कर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया या 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो 10 से बढ़कर 50 हुआ। और कहे कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, वही कहानी होगी, ठीक है। हाँ, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, ये वाला बताइए। पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा का स्थानांतरण, पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा का स्थानांतरण, विकिरण, विकिरण में तो मीडियम चाहिए ही नहीं, नो मीडियम। संवहन, संवहन जो होता है ना, इसी में पानी में होता है, जल में होता है, तो संवहन में कण घूमेंगे, यात्रा करेंगे, चालन में केवल वाइब्रेशन करेंगे, चालन में केवल कंपन करके हीट ट्रांसफर करेंगे। लेकिन जो कन्वेक्शन है, जैसे चाय बना रहे हैं तो चाय के अणु ऊपर से नीचे घूम रहे हैं, चाय के अणु, चाय उबलती है ना तो तापमान नीचे से ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से नीचे लाते हैं, तो उसको बॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। कह रहा उष्मा स्थानांतरण की प्रणालियां चालन और संवहन किसके द्वारा अलग किए गए निकायों के बीच संचालित होती है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है उष्मा स्थानांतरण की प्रणालियां चालन और संवहन। अब बताइए, सोच कर बताइए, निर्वात में होगा क्या, संचालित होती है, पानी में दोनों होगा, एक और ऑप्शन हो सकता है, सोच के बताना है आपको। बेटा एक मिनट, यहां पर क्वेश्चन हमसे मिस्टेक हो रहा था, ये देखिए आप पढ़िए, यही आंसर बनेगा। उष्मा स्थानांतरण की प्रणालियां चालन और संवहन निर्वात द्वारा अलग किए गए निकायों के बीच में संचालित होती है। तो चालन और संवहन जो है, अगर हम निर्वात के द्वारा दो सिस्टम को अलग कर दे तो उसमें ये संचालित होगी, ये कहने का मतलब ये, ठीक है। चलिए अगर आगे की कहानी दिखाता हूं मैं आपको, ये तो आप कर लेंगे। ये एक बेटा उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है कि हम किसी सिस्टम को Q हीट दिए और सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में W की वृद्धि हुई, तो हम कहते हैं Q बराबर U प्लस W, पढ़ा है ना आपने, Q बराबर U प्लस W। तो एक निकाय को 2 किलो कैलोरी उष्मा अवशोषण कर, तो निकाय को कितना उष्मा दिए, 2 किलो कैलोरी यानी 2000 कैलोरी। कह रहा है अवशोषण कर 500 जूल कार्य करता है उष्मा का, हाँ, तो उस अगर सिस्टम कार्य करेगा तो नेगेटिव होगा। तो यहां पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पूछा है और कार्य करेगा तो नेगेटिव कार्य होगा, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी सिस्टम कार्य करता है तो उसकी ऊर्जा कम होगी, इसीलिए ऋणात्मक होगा। तो यहां पर डेल्टा यू जो होगा 2500 तो दिख नहीं रहा है, ओके ओके, यहां पर मिस्टेक हुआ है बेटा, ये 500 जूल है, तो हमको क्या करना है, ये कैलोरी को जूल में बदलना है, 4.2 से गुणा कर देंगे, जूल में बदल जाएगा, 500 से जोड़ दीजिए, आ गया। तो जब गुणा करेंगे 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 0 1 0 दशमलव में गायब हो गया,
प्लस 500 जोड़ दो, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आ गया 205498, 8900 आ गया, लगभग यही आ गया। समझ में नहीं आ रहा है घबराओ नहीं, मैं समझा तो रहा हूं। ये है बेटा थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, कहता है किसी सिस्टम को दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और कार्य के योग के बराबर होती है। कह रहा है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। कह रहा है इस सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य 500 जूल है, लेकिन क्वेश्चन में गेम खेल दिया कि 2000 कैलोरी ऊष्मा दी गई, 2000 कैलोरी ऊष्मा दी गई है, तो 2000 कैलोरी ऊष्मा को जूल में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि कैलोरी और जूल दोनों तो रहेगा नहीं। हाँ, फिजिक्स का कोई बैच नहीं है, ओनली फिजिक्स का नहीं है बाबू। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में ये पूरा हीट आपको 10 से 12 लेक्चर में पढ़ाए हैं, पूरा आप वहां पे मजे से पढ़ सकते हैं, जेई में भी आप पढ़ सकते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है, अब ये आपको बताना है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता S बराबर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, 1 कैलोरी। लेकिन जब हम जूल में बदलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, पहले यूनिट को कन्वर्ट करिए, जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन, यूनिट इसका सही है, इसका गलत है, जूल पर केजी पर केल्विन इसका भी सही, इसका यूनिट गलत है, ये दो के तो यूनिटें गलत हो गए। अब मान देख लीजिए 4181 4186, ये वाला सही होगा 4.18, ठीक है, हाँ सी वाला सही होगा। ये कार्नो इंजन की दक्षता ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कार्नो इंजन की दक्षता कैसे निकालोगे, तो एक फार्मूला होता है 1 माइनस Q2 अपान Q1, एक होता है 1 माइनस T2 अपान T1, T2, हाँ तो ये T2 वाले से होगा, T2 वाले से करके बताओ, और फिर इसी में 100 से गुणा कर देना, 1 माइनस, जैसे मान लेते हैं इसी को ऐसे कर लेंगे T1 माइनस T2 अपान T1 गुणे 100, तो यहां पे 100 में से 20 गया, 100 से भाग दिया, 100 से गुणा किया, 80 परे यार, उल्टा हो रहा है क्या, बेटा ज्यादा में से ही कम को घटाना होता है, 100 में से 20 को घटाया है, गुणे 100% में लाया, 100 से भाग दिया, 80 आ रहा है मेरा। अच्छा इस क्वेश्चन को कल कराते हैं, ठीक ना, इस क्वेश्चन को रहने देना, ये क्वेश्चन कार्नो इंजन वाला क्वेश्चन को कल कराते हैं, ठीक है। हाँ 25 आप समझ रहे हैं, 20/80 गुणे आप, हो सकता है कि मेरे फार्मूले में देखिए फार्मूला तो यही होता है 1 माइनस T2 अपान T1, ठीक है। यहां पर जब एलसीएम लेते हैं तो T1 माइनस T2 अपान T1 आ जाता है, ठीक है। तो T1 अगर 100 लेंगे तो 20/80 होगा, ठीक ना, 20/80 होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम कल कराते हैं, ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन एक बता दो, फिर ये क्वेश्चन बता देना, 2 क्वेश्चन। T1 100 ही होगा, ज्यादा टेम्परेचर है तो T1 तो 100 होगा। बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा, पहले इसका बता दो।
ये क्वेश्चन बताओ। 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैंने क्या कहा, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहां से ये 0 डिग्री 4 डिग्री है, ये 0 है, तो 0 से जाना है 10। पहले घटा आयतन फिर बढ़ा आयतन, पहले घटा फिर बढ़ा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? पहले आयतन को घटा फिर बढ़ा। ठीक है, चलिए यहां पर एक कह रहा है 5 किलोग्राम जल के ताप को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर इसके क्वथनांक तक ले जाया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई उष्मा क्या होगी? अच्छा, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यहां पर उष्मा आपको निकालना है ऐसे, Q बराबर ms डेल्टा T से। मास दिया हुआ है 5 kg, विशिष्ट उष्मा होता है, दिया है 4.2, यही किलो जूल दिया है, तो किलो का मतलब 1000 हो गया। जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो तापमान का अंतर, क्वथनांक है 100 में से 20 को घटा दिए 80 आ गया। अब इसको सॉल्व करके निकालो आंसर कितना होगा। 3 जीरो यहां पर है, 1 जीरो, ये वाला 0 को हटा देगा, 8 पचे 40, 42 में 40 का गुणा कर दो, यहां पर 1000 आपका 1000 जूल है। तो 4 दूना 8, 4 चौको 16, और यहां पर ठीक ना, यहां पर किलो जूल आपके पास है 1680 किलो जूल। कितना आ रहा है बेटा? 1680 आ रहा है, आप लोगों का कुछ और 1700 आ जा रहा है, कैसे हो? फिर से एक बार देख लेते हैं, आंसर एग्जैक्ट मैच नहीं किया है। मास 5 ले लेते हैं, विशिष्ट उष्मा 4.2 ले लेते हैं, टेम्परेचर 4.2 किलो है तो 1000 ले लेते हैं ऐसे, और डेल्टा टी 100 में से 20 को घटा लेते हैं। तो यहां पर क्या होता है, 5 गुणे 4.2 गुणे 100 में से 20 गया 80 गुणे 10 की घात 3, तो 0 से 10 हट गया, 8 पचे 40, सेम तो आ रहा है, 40 गुणे 42 गुणे 10 की घात 3, तो 4 दूना 8, 4 चौको 16, 4 दूना 8, 4 चौको 16, लगभग 1680 किलो जूल। इसको लगभग में मानोगे तो 1700 किलो जूल मान लेते हैं, यानी यही वाला लगभग में मानना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना होगा। एक बढ़िया क्वेश्चन दे रहा है, ये वाला घर से करके लाना, ठीक ना, कमेंट में जवाब देना। क्या चाहते हो? जल केजी में है बेटा? हाँ है, जल भी केजी में है और ये भी केजी में है, तो कोई 1000 से गुणा नहीं करना पड़ा, लेकिन ये किलो में दिया है ना, किलो में, तो किलो में दिया है, इस वजह से हमको 1000 से गुणा करना पड़ा, ठीक ना, 1000 से गुणा करना पड़ा। अच्छा 20% आ रहा है, ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को करा दूंगा, निश्चिंत रहिए। आज के सेशन को यही समाप्त करेंगे, ठीक है, चलिए ठीक। तो चलिए सभी लोग मस्त रहिएगा, और 2-3 क्वेश्चन और है, ये बीन का नियम होता है, ये पानी का त्रिक बिंदु है, ठीक है। टेलीग्राम है अभिषेक सर एमडी क्लासेस पर जुड़ जाइएगा। बाकी मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, कल फिर मिलेंगे हीट एंड टेम्परेचर के सेकंड पार्ट को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।